अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीब रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी, पहले डाल लेते हैं एक नज़र उन पर। नवाज शरीफ अपनी वजारत उस्मा के पहले गैर मुल्की दौरे पर चीन रवाना। साथ जाने वाले सहाफियों को अपना खर्चा खुद देना होगा। मिस्र के सियासी बहरान में शिद्दत, सरकारी नशरियाती इदारों पर फौज ने पोजीशनें संभाल ली। मुशर्रफ गद्दारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्तें निपटा दी। अब देखेंगे मुकदमा 1 पर चलेगा या 481 पर। जस्टिस जवाद अदरीस ख्वाजा। जी, हमारे वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अपनी तीसरी मुद्दत वज़ारत उज़्मा के पहले गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो गए हैं। शामी साहब चीन गए हैं और सहाफ़ियों को साथ लेके नहीं गए। नहीं, सहाफ़ियों को यानी साथ तो लेके नहीं गए, लेकिन सहाफ़ी उनके साथ गए हैं, यानी दूसरी फ्लाइट पर जी, उनके शाना बशाना, बिल्कुल, और अपने पैसे भर और के। अपने खर्चे पे गए हैं। हाँ। ये जो बिदत है ना जी ये जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी शुरू हुई थी। ये सहाफ़ियों को अपने खर्चे पे जाना। सहाफ़ियों को अपने खर्चे, उसमें बड़ा शोर मचा, जनाब सहाफ़ियों को अपने खर्चे पे ले जाया जाए। अच्छा, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा जनाब अपने खर्चे पे जाएं, वहाँ ठहरें। लेकिन फिर ये कुछ दिन ये शोर गोगा रहा और बिल आखिर ये दम तोड़ गई। ऐसा तो नहीं होता कि अपना खर्चा भी कोई और इदारा पे कर दे? मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के होते हैं कि जनाब नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं, अपना खर्चा खुद ही। अपना खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। ठीक अगर जब ये फैसला कर लिया गया जी मतलब खुफिया फंड से कोई पैसे मिलेंगे ना फिर तो, जी जी, या कोई आपको आईबी के फंड से मिल जाएंगे। अच्छा हाँ, अगर आपको पैसे देने हैं हुकूमत ने। जी, तो बहरहाल अब बहुत अरसे के बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया है। हमारे कई भाई बंद हैं, अखबार नवीस, कॉलम निगार, बड़े बड़े माशाल्लाह इनकलाबी और बल्कि जोश व जज्बे से भरपूर, वो जनाब शोर बजा रहे, जनाब अखबार नवीसों को ये क्या है दौरे पे ले जाया जाता है। वो समझते हैं अनफॉर्चुनेटली कि जैसे दौरे पे जाना ये कोई सैर तफरी का प्रोग्राम है। हालांकि जो अखबार नवीस जाते हैं या मीडिया के लोग जाते हैं उनकी दुर्गत बनी हुई होती है। अच्छा, हाँ, देखिए उनको कवरेज करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, लोगों से मिलते हैं, कुछ उनका अपना जाविया नज़र जो है वो दुरुस्त होता है, चीज़ों को बराह रास्त देखते हैं, चीज़ें प्रोजेक्ट होती हैं, जो रिलेशनशिप है मुल्कों की उसको प्रमोट करने में मदद मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ तो क्योंकि भेड़ चाल है, अब शोर मचाना शुरू कर दिया। इससे ये होगा जो बड़े अदारे हैं ना वो तो ये अफोर्ड कर लेंगे, ठीक है, कि अपने टिकट और अपने खर्चे में लोगों को भेजें। बिल्कुल। अब जो छोटे अदारे हैं, जो ख़ास तौर पर जो रीजनल प्रेस है और फिर जो हमारे छोटे सूबों के वो हैं अदारे हैं, जी जी, अब आप देखिए पख्तूनख्वा में देख लीजिए, इस तरह बलूचिस्तान में देख लीजिए, फिर जो सिंधी प्रेस है उसको देख लीजिए, उसमें एक दो बहुत बड़े अखबार भी हैं, मीडिया हाउसेस बड़े हैं, लेकिन छोटे छोटे भी बहुत हैं जो अपने अखराजात खुद नहीं उठा सकते। ठीक। अब इसका मतलब ये होगा कि वो महरूम हो जाएंगे। अब हमारे जो छोटे इलाकों के और रीजनल जो अखबारात हैं और जराइद हैं और वहाँ जो अपना मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स जो हैं उनको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटे बड़े सारे मौजूद हैं ना। तो छोटे अदारों में भी बड़े अखबार नवीस, बड़े मीडिया पर्सन काम कर रहे होते हैं। ठीक। हमारे मुस्तफ़ा सादिक साहब होते थे, बड़े माशाल्लाह दबंग एडिटर थे, बड़े और भुट्टो साहब के दौर में भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। बाद में ज़ियाउल हक साहब के भी बहुत करीब रहे, भुट्टो साहब के बहुत करीब थे, लोगों को तोड़ने जोड़ने में, मतलब मुलाकातें कराने में, मामलात के ठीक करने में बड़ा उनका हाथ होता था। तो हमारे बड़े दोस्त थे, वजीर भी रहे बल्कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में।
तो उनसे पूछा जनरल ज़ियाउल हक ने, आपका अखबार बड़ा है या छोटा है, क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा छोटों में बड़ा है, बड़ों में छोटा है। जी। तो देखिए ना, ऐसे अखबार अब जो मरकज है फैसलाबाद के, मुल्तान के, वो सारे अखबार नवीस जो हैं उन पर ये दरवाजे बंद। आप इसकी फेवर में नहीं लग रहे हो? नहीं, मैं उसकी फेवर में नहीं हूं। जो बड़े अदारे जो दे सकते हैं उनके ऊपर तो ये जरूर आयद होना चाहिए, लेकिन ये जुर्माना कह लीजिए या खर्चा कह लीजिए, ठीक है। लेकिन जो दूसरे अदारे हैं, जो छोटे अदारे, उनके लिए भी कोटा मुकर्रर होना चाहिए। उनके भी अखबार नवीस, उनकी भी तो हक है ना तालीम और तरबियत पर। वो भी जाएं, देखें दुनिया कहाँ बस रही है। और फिर नवाज शरीफ साहब के साथ या कोई वजीर आजम के साथ, सदर के साथ कोई कॉलम निगार जाता है, आके कोई कॉलम लिखता है, कोई पाकिस्तान अपने कारीन को बाखबर करता है, तो छोटे छोटे अखबारात का भी अपना एक मुकाम है। जैसे आप देखते नहीं, छोटी सियासी जमातें हैं। अब ये तो नहीं ना मुल्क में सिर्फ पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, पीटीआई है, और भी तो हमारी जनाब जमीयतुल उलमा इस्लाम भी है, एमक्यूएम भी है, जमात इस्लामी भी है। तो यह हर एक का अपना अपना रोल है। तो बहरहाल मुझे तो कोई इससे खास मुसरत नहीं हुई। ठीक। और मैं समझता हूं कि ये अगर इसी एक लाठी से सबको हाँका जाए तो इसके नताइज जो है वो मुफीद नहीं निकलेंगे। ये सिर्फ बात जज्बाती हैं हमारे, जो ना अंसार अब्बासी साहब जैसे और इस तरह हमारे, वो जज्बाती होकर एक फजा पैदा करते हैं और उसके बाद सारे लोग उसके अंदर लपेट में आ जाते हैं। बहरहाल अब हमारे अखबार नवीस भाई जो हैं वो गए हैं, पैसे खर्च करके उनके अदारों ने दिए हैं। 3-3.5 लाख रुपया है और दिया, 3.5 लाख रुपया किराया भी लगेगा, वहां खर्चा भी होगा। तो हमारे तो दुनिया से तो क्लासरा साहब गए, रऊफ क्लासरा साहब गए हैं। चलिए माशाल्लाह को अच्छी अच्छी स्टोरीज लाएंगे। हमारे जो नौजवान है उस्मान शामी साहब, वो तो शंघाई में पढ़ रहे हैं। तो मैंने तो उनका नाम दे दिया कि चलिए वो होटलों का खर्चा तो उठा लेंगे, वो ज्वाइन कर लेंगे उनको मीडिया पार्टी को, तो वही वो काम हो जाएगा। लेकिन मुझे असूली तौर पर ये कोई रवश जो है बहुत अच्छी नहीं लगी। शामी साहब, अब एक विश लिस्ट है जो हमारे वजीर आजम के बारे में कहा जा रहा है कि वो लेके गए। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ रवायत ये रही है कि जब आप वजीर आजम बनते हैं तो पहला दौरा जो है वो सऊदी अरब का होता है। अच्छा। तो नवाज, ये जनरल ज़ियाउल हक के दौर से ये रवायत चली आ रही। ठीक। तो उम्रा करने जाते हैं, फिर यानी बादशाह सलामत से भी मुलाकात हो जाती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब क्योंकि सऊदी अरब से उनकी जो रिलेशनशिप थी उसके बारे में बहुत सा एक तरह तरह की कहानियां बन रही थी, तो उन्होंने एहतियात का मुजाहरा किया। वो सऊदी अरब नहीं गए, सऊदी अरब जाएंगे रमज़ान में। ठीक। रमज़ान में जो आखिरी अशरा है जी। और ये 27वीं की रात है वो वहाँ गुजारेंगे मेरा ख्याल है। और फिर बादशाह सलामत जो हैं वो भी बीमार हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक फैक्टर है। तो बहरहाल चीन जो है, चीन के दौरे पर वज़ीर आज़म रवाना हुए हैं। अब उनके विश लिस्ट पे हम बात करते हैं, फिर हम पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि वज़ीर आज़म वहाँ पे किन से मिल रहे हैं और क्या क्या अपनी तरफ से विश लिस्ट लेके गए हैं, उस पर भी बात होगी। आप देखते रहिए। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी वज़ीर आज़म के दौरा चीन के हवाले से। शामी साहब, 1100 मेगावाट का प्लांट, कुछ 400 मिलियन न्यूक्लियर प्लांट, ये मिल जाएगा हमें चीन से? जो कुछ चीन दे सकता है वो देगा। अच्छा। देखिए, चीन के जो वज़ीर आज़म हैं जी, वो उस वक्त आए थे पाकिस्तान में जब यहाँ इंतखाबात हो चुके थे, नवाज शरीफ साहब जीत चुके थे और खोसर साहब की हुकूमत थी जी। तो इस अबूरी दौर में कोई भी हुक्मरान जो है, वज़ीर आज़म या सदर, किसी दूसरे मुल्क का दौरा नहीं करता आमतौर पर। ठीक। लेकिन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात क्योंकि हुक्मरानों के आने जाने से मावरा हैं, तो इसलिए वो यहाँ तशरीफ़ ले आए, क्योंकि दौरे पे निकले थे। इंडिया गए, अब पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था, उसमें भी लोग तरह तरह के नुक्ते निकाल लेते। तो चीन आए, बड़ी धड़ल्लेदार उन्होंने गुफ्तगू की, अपनी वो कहानी सुनाई जब वो यहाँ पाकिस्तान में पहली बार आए थे, और दोस्ती के रिश्ते जो मजबूत उनके दिल में हैं। तो वो एक बड़ा दौरा उनका कामयाब रहा। तो नवाज शरीफ साहब से भी उनकी बड़ी तफसीली मुलाकात उस वक्त हुई थी जी, और कई चीज़ें उन्होंने तय की थी। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं अपनी टीम लेके वहाँ पहुँचे हैं, ये पहला दौरा है उनका। और जरदारी साहब जब सदर बने थे ना, वो भी कहते थे हर 3 महीने के बाद चीन जाते थे। बिल्कुल। और इतने, यानी चीन की जो मेहमान नवाजी जो है उसका इम्तिहान ले रहे थे।
तो कभी वो कहते थे मैं तमाम सूबे देखूंगा, अच्छा, और कभी एक सूबे में कभी दो सूबे में। अब तुर्की से हमारे चीन से ऐसे ताल्लुकात हैं, वो तो ये तो नहीं कह सकते कि हुजूर आप तो 3 महीने पहले आए थे, अब ना आइए। वो कहते आइए जनाब, वो आंखें बिछाने पर मजबूर थे। तो जरदारी साहब गए, बेशुमार MOU साइन हुए, और हमें भी ऐसे लगा कि पता नहीं क्या तब्दीली आ जाए, क्या इनकलाब आ जाए, पाकिस्तान और चीन मिलकर क्या कुछ करते, पाकिस्तान का नक्शा बदल जाए। लेकिन मालूम हुआ मामला वहीं का वहीं रहा। अब सदर साहब MOU साइन करके आ जाते थे, जो वजीर आजम साहब के पल्ले में कुछ पड़ता नहीं था। हाँ, यूसुफ रजा गिलानी साहब की अपनी एक दुनिया थी, बिल्कुल, और वो जनाब उनके नज़दीक प्रायोरिटीज नहीं थी। उनके जनाब तो दुनिया जो सैर तफरी का काम थी, ये जौर मशागिल थे जी, हाँ। वो बस नतीजा ये निकला कि जरदारी साहब की भागदौड़ सारी जो थी अकारत चली, वो अकारती एक लिहाज से चली गई, क्योंकि पाकिस्तान तो वहीं का वहीं रहा, बिल्कुल, ना एनर्जी मामले में ना किसी और मामले में। चाइना से वो ताउन हम हासिल कर सके जो होना चाहिए था। वैसे तो ताल्लुकात हमारे ठीक उन्होंने किया, वैसे मुआहिदा चाइना से करेंसी स्वैप का, यानी पाकिस्तान और चीन के दरमियान लोकल करेंसी में तजारत हो सकती है। गवादर पोर्ट वाला भी तो कुछ हवाले कर दिया। नहीं, गवादर पोर्ट भी पहले सिंगापुर के हवाले हुआ था, फिर चाइना के सपोर्ट किया, वो तो एक आखिर में जाते जाते। तो अब नवाज शरीफ साहब का जो टारगेट है, उन्होंने एक तो चाहते हैं कि जनाब गवादर से जो सड़क निकले काशगर खुंजरात काशगर तक जाए, बदरिया खुंजरात जी, और फिर वो एक ट्रेन भी चलाना चाहते हैं सड़क, ये भी उनका ख्वाब है। अब देखिए उसका क्या बनता है। और ये खासा मुश्किल सा ख्वाब है वैसे। नहीं, ख्वाब तो हम मुश्किल ही होते हैं। अच्छा, ये सड़क बनेगी, फिर उसके साथ ही वो जो एनर्जी जो है उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। चाइना कई मंसूबों पे काम कर रहा है। देखिए अभी नीलम जेलम जो प्रोजेक्ट है उसमें भी चाइनीज इंजीनियर काम उसके पैसे भी रिलीज करवाने हैं, तो वो पैसे रिलीज हो जाएंगे। चाइना जो है उसके इंजीनियर्स, उसके वर्कर्स कई प्रोजेक्ट्स पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो एक तो एनर्जी में, फिर यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी, चश्मा में 2 पावर प्लांट तो चल रहे हैं न्यूक्लियर, चाइना के ताउन से बने हैं। अब 300-350 मेगावाट के हैं। अब पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि जो बड़ा प्लांट है, 1100 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, जिससे अगर चाइना जो है वो भी हमें दे दे। बिल्कुल, तो ये मतलब ये है कि बहुत से मामलात में ताउन चाहिए। चाइना जो है, आप देखिए उसने तो तरक्की की है, कहाँ से कहाँ पहुंचा। 1978 में उसकी जो GDP था, मेरे ख्याल कोई 147 अरब डॉलर का था। अच्छा, और अब तो ये 3 ट्रिलियन से ऊपर हो चुका, 3 ट्रिलियन, 3000 अरब डॉलर से ज्यादा। बिल्कुल, और 1978 में जो रिफॉर्म्स की हैं डिंग सियाओपिंग ने, तो कहां से कहां चाइना चला गया। तो चाइना तो अब दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका के बाद जापान को, जर्मनी को पीछे छोड़ गया। तो अब ये 2020 तक, कहते हैं 20 तक हो सकता है कि वो पहली बड़ी इकोनॉमी हो जाए अगले 7 सालों में, अगले 7 सालों में। और हो सकता है कि अमेरिका भी कुछ दौड़ लगा दे। लेकिन बहरहाल चाइना जो है एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, इस वक्त भी उनकी जो इंपोर्ट्स हैं वो मेरा ख्याल है कि और एक्सपोर्ट के दरमियान एक तवाजुन उनके हक में है। बिल्कुल उनके हक। तो वो 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा उनकी एक्सपोर्ट है। अब शामी साहब, और एक कोई पौने 2,000 यानी पहले वो भी यानी ट्रिलियन, बिलियन नहीं, वो उनकी इंपोर्ट है। तो उनके जो आपके ट्रिलियंस में उनके डिपॉजिट्स है, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है, यानी 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर उनके पास होना चाहिए रिजर्व्स में। अब शामी साहब एक ये भी बात चल रही है कि हम थोड़ा सा उनसे कहेंगे कि रिफाइनरी भी लगा दें, ये भी लगा दें, लेकिन साथ कोई हमें 2-4 अरब डॉलर दे दें ताकि हम बजट को भी अपनी सपोर्ट कर सकें। नहीं, वो तो चाइना का तरीकाकार नहीं है कि वो इस तरह से आपको बजट के लिए दें। वो प्रोजेक्ट फंडिंग करते हैं, वो कहते हैं हम मछली आपको पका के नहीं देते, आपको पकड़ना सिखाते हैं। ठीक। और चाइना की तो पाकिस्तान की देखिए अजब कहानी है। ये ऐसा मुल्क है जिसके लोगों, हमारे पाकिस्तान के अवाम है ना और चाइना के अवाम जो है उनके दरमियान एक ताल्लुक है। जिस तरह आप देखें तुर्की के और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान, और सऊदी अरब के और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़े गहरे रिश्ते हैं ना, सकाफती और बरादराना, उसी तरीके से चीन है। तो लोग कहते हैं कि दुनिया के 2 मुल्क ऐसे हैं, चाइना में पाकिस्तानियों की इज्जत की जाती है, अच्छा, और तुर्की में पाकिस्तानियों से मोहब्बत की जाती है। तो इज्जत भी तो मोहब्बत की एक शक्ल है, और मोहब्बत जो है उससे इज्जत फूटती है। तो दरअसल तुर्की और
चाइना, ये हमारे दो अजीम दोस्त हैं। जी। अब नवाज शरीफ साहब गए हैं, अब ये हमारे ऊपर मुनसर है, उन पर मुनसर है, और मुझे उम्मीद है वो बड़ी सीरियसली काम करना होगा। जितना आप सीरियसली काम करेंगे, आप वहां से कोई इनकार नहीं होगा। तो हमारी विश लिस्ट कितनी रियलाइज हो जाएगी? नहीं, जो हम चाहेंगे, अच्छा, जो हमारी कैपेसिटी है। ये 1100 मेगावाट भी आपके मैं ख्याल आपको में हो कर्ज सकता है? करूं जी। 1100, बहुत कुछ। आप देखिए, जब 1965 की जंग के बाद हमारा एक वफद गया, जिसमें जर्नल भी थे, दूसरे लोग भी थे, फौजी वफद था, ताकि जंग में जो हमारी नुकसान हो चुका है हथियारों का, क्योंकि अमेरिका ने तो हथियार बंद कर दिए थे, तो जो नुकसान हो चुका है हमारा, वो पूरा किया जा सके। तो एक लिस्ट जो थी वो बहुत लंबी चौड़ी पाकिस्तान के जर्नल हजरात जो लेके गए। तो सुल्तान मोहम्मद खां हमारे एम्बेसडर थे वहाँ, उन्होंने लिखा है कि जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने लिस्ट देखी, तो उन्होंने कहा इसमें तो बड़ी ऊट पटांग चीज़ें भी हैं, लंबी फहरिस्त थी। ठीक। तो उनसे पूछा गया डेलीगेशन वालों से, भाई ये चीज़ें क्या डालनी है इसके अंदर? उन्होंने कहा ये इतनी लंबी फहरिस्त है, जब वो चाइनीज़ वज़ीर आज़म या चू एन लाई साहब कहेंगे कि इसको कुछ छोटा करो, तो हम इसको छोटा कर देंगे, ये चीज़ें सारी काट देंगे। ठीक। ताकि उनको ये एहसास चला छोटी हो गई। कहते मिलने चले गए। जब मिलने गए तो उन्होंने पूछा कि आप भाई क्या है, आप क्या चाहते हैं, हुक्म करें। उन्होंने कहा जनाब ये हम चाहते हैं, ये फहरिस्त है, ये हमें सप्लाई चाहिए, ये सामान चाहिए। उन्होंने पढ़ा ही नहीं उसको, ऐसे रख दी उल्टा के, कहा कि ये तो सब हम दे देंगे आपको, वाह, हक्का बक्का। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, ये दे देंगे, लेकिन ये बताइए मुझे ये करना क्या आपने लेके? तो कहने लगे कि हम ये चाहते हैं कि कोई हमारा स्टेमिना जो है, कोई 17-18 दिन का बिल्डअप हो जाए, यानी 17-18 दिन हम मुकाबला कर सके जंग में दुश्मन का, अगर खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर जंग मुसल्लत हो जाए। तो उन्होंने कहा फिर 17-18 दिन के बाद क्या होगा? तो उन्होंने कहा फिर देखिए सिक्योरिटी काउंसिल आ जाएगी, यूएनओ आ जाएगी, दोस्त मुल्क पड़ जाएंगे, कोई बीच बचाव कराएंगे, कोई जंगबंदी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि चू एन लाई ने कि जो जंग जो है अगर इस इरादे के साथ लड़ी जाए, उसको लड़ने की जरूरत क्या है? जो 17-18 दिन के टारगेट पे लगी जाए, जिसमें फतह जो है वो मुकद्दर ना हो, यानी फतह जो है वो आपका हदफ ना हो, आपका टारगेट ना हो। जी। जंग तो वो लड़नी चाहिए जिसमें आप फतह हासिल करें। जी। तो ऐसी जंग जो 17-18 दिन के लिए, ये शौक पालने की जरूरत क्या है? तो वो बड़े बड़े जर्नल जो थे वो बेचारे अपनी भगले झांकने लगे, और बाद में आके लगे देखिए तो ये चू एन लाई साहब तो क्या बातें कर रहे थे, उनको क्या पता कि फौजी मामला क्या होते। तो सुल्तान मोहम्मद खान ने लिखा, बड़ा हंसी आई मुझे, ओ भाई दुनिया के चंद बड़े जर्नलों में चू एन लाई, बिल्कुल, और लॉन्ग मार्च का जर्नल, और आप कहाँ किस दुनिया में रह रहे हैं, आप कहाँ बेचते हैं हजूर? शामी साहब, इधर हमारे वजीर आजम वहां गए हैं, उधर मिस्र के सदर जो हैं वो एक मुसीबत में फंस गए और उनकी मुसीबत के दिन टलते नजर नहीं आ रहे। नहीं, वो देखिए मुर्सी साहब जो हैं जी, उनसे एक कोताही हुई है। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना, उसमें कंसेंसस हासिल नहीं किया। जी। देखिए दस्तूर पर तो कंसेंसस होना चाहिए, अगरचे उनकी अपोजिशन जो थी वो भी काफ़ी डिफिकल्ट थी उसके डील करना। तो मुर्सी साहब तो बराह रास्त इंतखाबात में जीते और 50% से जायद वोट लेके वहां जीत सकता है आदमी। बिल्कुल। और दूसरी दफा यानी दूसरे उसमें जाना पड़ा इनको, रन ऑफ। उसमें दो रह गए थे, एक शफीक साहब थे जो वजीर आजम थे हुस्नी मुबारक के दौर के, तो वो भी बड़े जनाब लोहे का चना साबित हुए। अब जो मिस्र है ना, उसमें ये जो हमारी अखवानुल मुस्लिमून है या एक और सल्फी हैं, वो इनसे भी आगे हैं, मतलब बहुत यानी ज्यादा शिद्दत पसंद है, वो उनको नूर पार्टी है उसकी, तो वो भी पार्लियामेंट में काफी बड़ी तादाद में पहुंच गए थे। अब ये जो जमातें हैं, इनके साथ साथ वहाँ क्रिश्चियंस हैं, वहाँ कप्तीज हैं, कुप्तीज कहते हैं, कुप्तीज हैं, वहाँ जनाब लिबरल्स हैं, वहाँ सेकुलर हैं, और वहाँ जो हमारी इतनी पुरानी डिक्टेटरशिप्स हैं उनके पाले हुए भी तो जनाब है ना, वो सारे लोग उनके पालतू, वो भी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। कोई फौज में है, कोई जुडिशरी में है, कोई मीडिया में है। वो तो ये मीडिया के लोग भी ऐसे हैं जनाब, एक एंकर साहब ने तो इस तरह के प्रोग्राम शुरू कर दीजिए मुर्सी साहब का मजाक उड़ाने का, तो फिर उनको उसका कोई गोशमाली करनी पड़ी।
तो बात यह है कि मुर्सी साहब जो थे उनके लिए भी एक डिफिकल्ट सूरत हाल थी जी। लेकिन उनके मुखालिफ जो थे उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। शामी साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे और मिस्र के मामलात से आपको मजीद आगाह करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है मिस्र के बहरान की। शामी साहब, वहाँ पर फौज जो है इस वक्त नशरियाती इदारों में जा चुकी है। देखें ना, मुर्सी साहब जो है एक तरफ तो वो सियासी तौर पर अपने आप को स्टेबल नहीं कर सके और दूसरी तरफ मईशत जो थी वो ख़राब हो गई। देखिए, एक उदम में दंगा फसाद में उनकी मईशत थी टूरिज़म जो है उस पर मबनी। लोग सयाह आते हैं और फॉरेन एक्सचेंज कमाया जाता है, सियाहों में कमी वाक़ हो गई, हंगामे शुरू हो गए। अब उसमें आप देखिए, उनको $3 बिलियन तो सऊदी अरब ने दिए, $3 बिलियन कतर ने दिए, लीबिया ने भी दिए, तो उनको तकरीबन $10 बिलियन के करीब जो है वो तो एहतियात में और कर्ज असना की शक्ल में मिल गया। फिर खुद अमेरिका जो है वो तकरीबन $2 बिलियन जो है वो मिस्र को देता है हर साल, कुछ जंगी मकासद के लिए, दफाई मकासद के लिए, और कुछ उनकी जो इकनॉमिक एड है वो है उसमें शामिल, कोई $250 मिलियन के करीब इकनॉमिक एड है। तो अब IMF का प्रोग्राम जो है वो भी उनके लिए जनाब बिछ गया उनकी नाहों में। तो सारे काम किए लेकिन इकॉनमी काबू में नहीं आई, क्योंकि वहाँ जो सब्सिडीज हैं तेल पर, गैस पर, हालांकि तेल और गैस निकलते हैं इनके हाथ, लेकिन कीमतें इतनी कम रखी हुई हैं कि वो जनाब कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं वहाँ के। जमाल अब्दुल नासिर के वक्त से ये सारी कंट्रोल्ड है प्राइसेस। ठीक, अब प्राइसेस, अब इन्होंने थोड़ी प्राइसेस को आगे किया, अब वो भी लोगों के अंदर एक हंगामा पैदा हुआ। बाहर से इंपोर्ट करनी शुरू की, यानी तेल जो है वो मंगवाना शुरू किया, उसकी कीमतें बढ़ गई। तो एक मुख्तलिफ तरह का क्राइसिस जो है मईशत में भी आ गया, और जो फिर अंदर बैठे हुए और सिस्टम के अंदर बैठे हुए अजदहे थे वो भी फनकारने लगे। अब वो तो कह रहे हैं शामी साहब, मैं एक दरख्त की तरह खड़ा रहूंगा, नहीं, वो नहीं जाऊंगा। दरख्त जो होता है ना वो तो आंधी उसे गिरा देती है ना, ये भी तो देखना चाहिए ना। ठीक, अब तो चट्टान की तरह खड़ा होना चाहिए। लेकिन बहरहाल देखिए, मुर्सी साहब को लेजिटिमेसी हासिल है, वो तारीख के, मिस्र की तारीख के पहले मुंतखब सदर हैं। ठीक, अब अगर मुंतखब सदर को इस तरीके से आप धक्का दे के बाहर निकाल देंगे, उसके अपने नताइज निकलेंगे। फिर जो अखवानुल मुस्लिमून है और उनके हामी हैं, अब वो अखवानुल मुस्लिमून से इस्तीफा दे चुके, सदर बनते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट कायम हुई, उसमें 50% सीटें इनके पास थी, जो ऐवान ज़ेरी हैं उनका 25% वो नूर पार्टी के पास थी, 25% सेकुलर लिबरल्स और दूसरे लोग थे और माइनॉरिटीज। अब वो पार्लियामेंट जो है वो दस्तूर, एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उनकी, उसने उस पार्लियामेंट की छुट्टी करा दी। उस पार्लियामेंट ने एक बनाई थी कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली, अब उस पर हंगामा शुरू होता रहा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है पहली तोड़ी गई, फिर दूसरी बनाई गई, फिर लोगों ने उसको बाइकाट कर दिया। यानी जो लोग इलेक्शन हार चुके थे वो भी अपनी डिक्टेशन चाहते थे, बिल्कुल, और जो जीत चुके थे वो चाहते थे हम जीत चुके हैं। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ लो और दो से बनता है, और ये एक बड़ी चूक हुई है वहां। तो बहरहाल अब फौज जो है वो हरकत में है, और ताकत तो अब उसके पास इसलिए आ गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो अब बेचारा खामोश हो गया। अब लोग मर रहे हों, फसाद हो रहे हों, मजाहरे हो रहे हों, तो फिर कहाँ की सूरत हाल जो है काबू में रहती है। बिल्कुल। अब फौज क्या करती है, मुर्सी साहब वहीं रहते हैं और फौज कुछ मुअत्तल करती है दस्तूर को, और कुछ नए इंतखाबात की सूरत निकालती है, या कोई और मामला होता है। क्योंकि वो जो हमारे इनका जो फ्रंट है, ये मोहम्मद बरादी साहब थे ना हमारे, जी जी, वो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वो जो इराक में कमेटी जो है WMDs भी ढूंढ रहे थे, ढूंढते रहे, फिर ईरान के साथ भी, ईरान के साथ वो उसके थे नुमाइंदे उस वक्त, वो मिस्री हैं, वो अपोजिशन के लीडर हैं। अपोजिशन ने उनको इख्तियार दिया, आप मज़ाकरात करते हैं हमारी तरफ से। तो उनके जो मुतालबात कहते हैं कि जो लोग मारे गए हैं उनको जनाब उनकी जो तहकीकात होनी चाहिए आज़ादाना उनके बारे में, और जो इलेक्शन है ये सदारती इलेक्शन ख़त्म करना चाहिए और बुरी हुकूमत बनानी चाहिए, नया इलेक्शन हो, दस्तूर की मुतनाज़ दफ़ात ख़त्म कर दी जाए। तो कई इनके इस तरह के मुतालबात हैं।
लेकिन बहरहाल अब उनमें भी कहा जा रहा है कि हम फौज की हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो अब देखिए नक्शा क्या बनता है, फौज किस तरीके से इंटरवीन करती है और क्योंकि उसके नतीजे में मामला कैसे चलते हैं। तो मिस्र तो हमारा दोस्त ही मुल्क है एक लिहाज से। अब मुफ्ती साहब जो हैं बड़े सादा मजाज आदमी, जिनका आप तारीख में जिक्र पढ़ते हैं ना, हमारे जो हुक्मरान होते हैं जी जी। सादगी से सफ़र करने वाले, आम कमर्शियल फ्लाइट में जाने वाले, दौरे करने वाले और एक छोटे से घर में रहने वाले, तो उनको इस लिहाज से तो याद रखा जाएगा पर्सनल खसूसियात के एतबार से। लेकिन अब ये निज़ाम मुमलकत में उनका किरदार आगे क्या होगा और फौज उनको काबू करेगी या वो फौज को काबू करेंगे, अब ये चंद लम्हों पे पता चलेगा। इस वक्त तो हम कोई पेशीन गोई कर नहीं सकते। तो एक और साबिक सदर की बात कर लेते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की। उनके खिलाफ तो जितने गद्दारी की दरखास्तें थी आज अदालत ने निपटा दी। असल में जो गद्दारी का लफ्ज जब हम बोलते हैं ना तो इसके बड़े कभी से असरात पड़ते हैं। होता तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एब्रोगेट करना या उसमें मुआवनत करना, इसको कहा गया है कि हम आमतौर पर समझते हैं गद्दारी का मतलब यह है कि किसी दुश्मन मुल्क को कोई राज दिए जाए। ठीक है, तो जब गद्दारी का ये जो हमारा दस्तूर तोड़ना है, जब उसको भी कहा गया है कि ये इतनी ही बड़ी हरकत है, जैसे आप दुश्मन को राज बेच दें, उसी तरीके से अपने मुल्क का दस्तूर जो है जिसको लोगों ने बनाया है उसको आप पाँव की नोक पे रख लें, तो ये इसके लिए इसका लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट के पास थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज दरखास्तें तो निपटा दी हैं उनकी जी, और हुकूमत के उनको सुपुर्द कर दिया है कि टाइम फ्रेम दे, किस तरह मुकदमे कायम करे। तो एक इस लिहाज से तो जो सुप्रीम कोर्ट जो थी उस पर ये तनकीद हो रही थी ना जी कि ये तजावुज कर रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी दायरा इख्तियार उसका नहीं है। बहुत से हमारे दोस्त कह रहे थे। आज हमारे साथ जो अदालत में जो कुछ हुआ वो बताने के लिए है मोहम्मद कामरान खान। आप सुन ले उनकी। कामरान खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब। जी कामरान खान साहब बताइएगा आज अदालत ने किस तरह ये सारी दरखास्तें निपटाई? जी अभी साहब ये 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस जवाद ख्वाजा सरबराही कर रहे थे और आज अदालत ने यही नुक्ता अदालत ने लिया कि 26 जून 2013 को यानी पिछले माह चंद दिन कबल जो हुकूमत ने एक पूरा रोड मैप दिया है कि वो किस तरह से परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कि एक तहकीकाती टीम बनेगी, उसके बाद उन सेक्रेटरी दाखिला जो है वो उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे, मुकदमा दर्ज होगा और फिर एक 3 रुकनी हाई कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बनेगा, खसूसी अदालत जो उनका ट्रायल करेगा। इस जवाब की बुनियाद पर दरख्वास्तें जो हैं, जितनी भी दरख्वास्तें थी वो निपटा दी गई, क्योंकि उन तमाम दरख्वास्तों में यही इस्तदा थी कि वफाकी हुकूमत को ये डायरेक्शन दी जाए कि वो हाई ट्रीजन की यानी गद्दारी के जुर्म की कार्रवाई जो है वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ करें। तो चूंकि हुकूमत ने कह दिया, बल्कि उसमें ये लिख दिया गया कि ये कार्रवाई शुरू हो गई है, कमेटी भी बन गई है, FIA की एक 4 रुकनी जो इसके तहकीकात का काम शुरू कर चुकी है, इसी बुनियाद पर ये दरख्वास्तें जो हैं वो निपटा दी गई। और इस पे खास तौर पर मैं बताऊं कि इसमें दोनों ही फरीक जो थे, यानी परवेज मुशर्रफ के वकला भी और दरख्वास्त गुजार भी, दोनों ही फरीक जो है इस फैसले से मुतमईन नजर आए। परवेज मुशर्रफ के वकला का यह कहना था कि चूंकि ये दरख्वास्तें निपटा दी गई हैं, इसलिए इस समाअत के दौरान जितने भी अबूरी हुक्मनामे जारी हुए थे, जिसमें कि परवेज मुशर्रफ का मुल्क छोड़ने पर पाबंदी जो आयद की गई थी, वो हुक्मनामा जो है वो भी अब खत्म तस्वुर होगा, वो गैर मौसर तस्वुर होगा। यानी उनका ये कहना था कि अब परवेज मुशर्रफ पर बाहर जाने पर कोई पाबंदी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकी नहीं रही। ये एक इंटरप्रिटेशन है जो उनके वकला जो है वो करते रहे। और वकील तो जाहिर है वकील तो इसी तरह की इंटरप्रिटेशन करेंगे ना, जिससे पैसे लिए होंगे उसी की इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो वो टाइम फ्रेम का क्या बना? टाइम फ्रेम नहीं दिया अटॉर्नी जनरल? बिल्कुल टाइम फ्रेम इसमें बिल्कुल नहीं मिल सका। जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे कि इकराम चौधरी, उन्होंने कहा था कि सारे मामला दुरुस्त हैं, हुकूमत का ये जवाब हमें तस्लीम है, लेकिन इसमें कहीं टाइम फ्रेम का जिक्र नहीं है। अगर अदालत खुद ही वजह कर दे तो ठीक है। तो इस पर जस्टिस जवाद ख्वाजा ने कहा कि ये मामला इंतहाई अहम और पेचीदा नौइयत का है, इसमें कुछ पता नहीं कि तहकीकात के बाद कितने लोगों पर आर्टिकल 6 का इतलाक होगा, क्या वो मुल्जिम 1 होगा या 10 होंगे या 481 होंगे, इसलिए इसमें कोई टाइम फ्रेम जो है मुतय्यन नहीं किया जा सकता। और ये 481 का फिगर उन्होंने इसलिए दिया कि एक दरख्वास्त गुजार थे कम्युनिस्ट पार्टी के इंजीनियर जमील, जिन्होंने 481 अफराद को फरीक बनाया था नाम लेकर कि ये तमाम जो थे ये इन पर भी आर्टिकल 6 का इतलाक होता है, क्योंकि इन्होंने भी अबैटमेंट की, जनरल परवेज मुशर्रफ की मदद की और उस जुर्म में उनकी एयानत की।
तो ये सूरत हाल थी जिसके बाइस आज के तमाम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मतलब यह है कि दरखास्त तो निपटा दी गई है, अब वजारत दाखिला जाने, परवेज मुशर्रफ साहब जाने, लेकिन वो एक जाने या 481 जितने भी होगा तफ्तीश के दौरान देखेंगे जो कुछ होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जो थी उसके बारे में ये बात कही जा रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ज्यादा जोर दे रही है, जबकि ये सवाबदीद है हुकूमत की, इंतजामिया की, कि किसी शख्स पर मुकदमा चलाए या न चलाए। आपको याद है याहिया खान जो हैं उनको बाकायदा अदालत ने यूजर पर करार दे दिया था। बिल्कुल, यानी हमारी जब वो इख्तिदार छोड़ चुके थे लेकिन इस दुनिया में और इस मुल्क में मौजूद थे। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भुट्टो साहब ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, तो शामी साहब तो इस हुकूमत ने तो खत लिख के दिया कि हम करेंगे। नहीं, ये तो अब जो भी करेंगे अच्छी बात है, करें, हस्बैंड शौक पूरा कर ले। असल बात देखिए वही है जो पहली बात है। आप मिस्र का भी आप मामला देख लीजिए जी, और तुर्की का मामला देखिए, दोनों में आपके लिए सबक है। आप जब सियासी इक़दामात की पहल करते हैं और मुआशी हक़ाइक़ पर से पुश चले जाते हैं तो वहाँ बाज़ औक़ात फिर सियासत भी आपके हाथ से निकल जाती है। तुर्की में तैयब एर्दोग़ान ने पहले अपने आप को स्टेबल किया, क्रेडिबिलिटी बनाई, अपनी इकोनॉमी ठीक की, अपने सिस्टम्स दुरुस्त किए और फिर उन्होंने दूसरी तरफ तवज्जो की। ठीक, तो ये तरजीहात जो हैं ये बड़ा नाजुक मामला है, क्योंकि सियासत में 2 + 2 4 नहीं होते, हमेशा कभी 3 हो जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं। शामी साहब एक ब्रेक का वक्त हो गया है, अपने नाजरीन के हम सवालात लेंगे ब्रेक से आने के बाद। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, सवालात के हिस्से में जो आज सबसे पहला सवाल है वो हमारी सहाफ़ी दोस्त महर बुखारी साहिबा ने भेजा। अच्छा, जी, महर बुखारी साहिबा, बड़ी इज्जत अफजाई है हमारी जनाब। महर बुखारी साहिबा आपसे सवाल पूछना चाह रही हैं कि शामी साहब वो दिन कब आएगा और कैसे आएगा कि जब मेरा और आपका नॉलेज एक जितना हो जाए। जी, आपने वो सुना नहीं किस्सा बर्नार्ड शॉ का? भाई आपका नॉलेज भी माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत बढ़ रहा है। और एक दिन मैं तो ऐसा मैं रश करूंगा आपके ऊपर। अच्छा, लेकिन वो किसी ने कहा था ना कि एक बुढ़िया से पूछा था कि वो जरा कुबड़ी होके चल रही थी कि अम्मा अम्मा ये कमान तुमने कहाँ से खरीदी है? हाँ। उसने कहा बेटा मेरी उम्र को पहुंचोगे तो मुफ्त मिल जाएगी। तो माशाल्लाह मेहर बुखारी साहबा, आपका जो लहजा है और आपकी जो गुफ्तगू है, जो तर्ज तखातुब है, उसका तो मैं मद्दा हूँ हमेशा से, और आपके इल्म में भी माशाल्लाह इजाफा होता चला जा रहा है। जी, तो अच्छा, कमान इन्हें मुफ्ती मिलेगी। हाँ, कमान मुफ्त मिलेगी इंशाल्लाह। वो कहते हैं डॉक्टर फरीद अहमद साहब, जनाब मन, क्या हमारी सियासत अवामी खिदमत से के नतीजे में इस कदर मजबूत हो गई है कि किसी डिक्टेटर को सजा दी जा सके? जनाब, ये डिक्टेटर को सजा नहीं दी जा रही, ये साबिक डिक्टेटर को सजा दी जा रही है, नंबर 1। और यही इम्तिहान होगा ना, अगर सजा दे दी गई तो हम समझेंगे कि खिदमत जो है से इतनी मजबूत हो गई है सियासत। ठीक, और अगर कोई मामला बदशगुनी का निकल आया तो फिर दूसरी राय बन जाएगी। तो इंतजार कीजिए। शाम साहब, चौधरी सादिक जावेद साहब, सादका बात है जी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब जी, हाँ फरमाइए। मुजीबुररहमान शामी साहब से मेरी दरख्वास्त है, हाँ जी जनाब मेहरबानी करके हुकूमत वक्त की तवज्जो सर्फ मकबूल कराए। हाँ जी, कि आवाम ने इन्होंने इन्ने मैंडेट वोट इस उम्मीद से दिते सी कि साबका पीपल पार्टी की हुकूमत ने आवाम नू कुछ नहीं दिता सी, आवाम ने खून चोड़ लिया सी। तो मेरी सिर्फ इन्नी दरख्वास्त है कि हुकूमत वक्त हुण जिहड़ी है खजाना कहंदे खाली आ, तो खजाना उन्हां कोलों भराउण जिन्हां ने खजाना लुटिया 85 अरब 80 रुपए का जिहड़ा कीता, ओहदे जद कारणे मेरी फिक्र ना करो, जरा सबर करो, देखो किसी ना कोई तो भरनगे ना, अगर जेड़ा करे वही भरे। मोहम्मद हफीज साहब है लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हफीज साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, जनाब मैं मोहम्मद हफीज पीटीसीएल एम्प्लॉय हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ। हाँ जी, हमारा सर जी, मैं जनाब आपकी वसातत से जनाब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से गुजारिश है कि हमारी पेंशन का केस अरसा 3 साल से हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेंडिंग पड़ा है सर। तो दोबारा दरखास्त देना जनाब हाई कोर्ट में
दी हुई। हाई कोर्ट के जो पेंडिंग केसेस है सुप्रीम कोर्ट उनमें दखल नहीं देती आमतौर पर, उनके लिए दरखास्त देनी पड़ती है आपको। तो आप हाई कोर्ट में दरखास्त दें तो आपकी सुनवाई हो जाएगी, शायद पहले सुन ले हाई कोर्ट अगर मुनासिब समझे तो। शामी साहब ये एक सवाल भेजा है जी फारिया साहिबा ने। फारिया साहिबा कह रही हैं कि जी सिर्फ मुशर्रफ के साथ ही इंसाफ क्यों हो रहा है, इंसाफ तो फिर बहुत से लोगों के साथ होना चाहिए। भाई जो काबू आ जाएगा उसके साथ इंसाफ होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हर चोर को सजा नहीं मिलती, जो पकड़ा जाता है सजा उसको मिलती है। और अपने डिफेंस में ये नहीं कह सकता कि फलां भी चोरी कर रहा था उसको भी पकड़े जी। तो जो पकड़ा जाएगा कानून के हत्थे चढ़ जाए, कानून से निपटता है जी। आसिफ सिकंदर साहब लाड़काना से हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर परवेज साहब। मुशर्रफ साहब ना आते यहाँ अच्छे भले बैठे हुए थे दियारे गैर में। आसिफ सिकंदर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब आपका पुराना खादिम हाफिज सिकंदर बोल रहा हूँ। हाफिज सिकंदर है जरा। अच्छा, आसिफ सिकंदर। आसिफ सिकंदर नहीं है जी, हाफिज 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 हैं, हाफिज अल्लाह ही हाफिज है। जी। आज मैंने सिंधी अखबार आज पढ़ा, उसमें लिखा था कि 73 के आइन में जो मरकज की कोटा बनती थी मुलाजमतों में वो चारों सूबों के लिए मुख्तस की गई थी, लेकिन 73 से लेकर आज तक सिर्फ जो सिंध की कोटा है उसमें सिंधियों की जो कोटा होती है रूरल की, उसमें नाइंसाफिया हो रही है हमारे साथ। भाई आपकी तो इख्तियार हमारे साथ ऐसा भाई रवैया रखा हुआ है इनका। भाई आपकी तो हुकूमत रही है, गिलानी साहब आपके, जरदारी साहब आपके, उस वक्त क्यों कोटे पूरे नहीं हुए? अगर नहीं पूरे हुए तब भी नवाज शरीफ साहब पर लाजिम है कि वो इस तरफ तवज्जो दें और देखें जो कोटा जो है निछावर कर दें आप पर। सलमान हैदर साहब जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था आपका कमेंट इस चीज पर कि आज जब नवाज शरीफ चीन गए हैं तो नायब वजीर खारजा थे उनके प्रोटोकॉल के लिए मौजूद, जबकि इससे पहले हमारे वजीर खारजा को भी चीनी प्राइम मिनिस्टर वसूल करते रहे हैं किसी वक्त में। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? नायब सदर थे मैंने सुना है। देखिए असल में आजकल का जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि हवाई अड्डे पर आकर इस्तकबाल नहीं होता। कोई भी अफसर या कोई भी वजीर आजम का इस्तकबाल कर लेता है और उसके बाद वो जाते हैं वजीर आजम हाउस में या ग्रेट हॉल में, या फिर उनकी इस्तकबालिया तकरीब होती है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, लेकिन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात क्योंकि बहुत अच्छे हैं तो चीन के वजीर आजम जो आए थे तो जरदारी साहब और खोसर साहब दोनों गए थे। बिल्कुल। अब अगर चीन के वजीर आजम वक्त नहीं निकाल पाए तो उनके कोई नायब आ गए हैं तो चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद उन्होंने वसूल कर लिया होगा। जी शामी साहब ये है जी फ़हाम आमिर साहब। फ़हाम आमिर साहब पूछ रहे हैं शामी साहब आप कह रहे हैं कि चीन हमें मछली पकड़ना सिखाएगा, हमारी तो भूख से जान निकली जा रही है, हमें तो अभी फिलहाल कुछ ताज़ा बताज़ा चाहिए अपनी मीशत को। ताज़ा बताज़ा चाहिए तो अब सब्र के घूंट पीजिए। जी शामी साहब ये है जी जिल्लुर रहमान साहब। जिल्लुर रहमान साहब कह रहे हैं शामी साहब अफगान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। देखिए अब तो अफगान तो जनाब उन्होंने ये कहा है ना कमांडर इन चीफ साहब ने, तो यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर तालिबान ही संभाले जा रहे। रोज हंगामा, रोज धमाका, कभी फौज पे हमला, कभी आप FC पे हमला, कभी सिविलियंस पे हमला। मैंने तो कल भी अर्ज किया था कि हमारी फौज का इतना असर रसूख है तो फिर तालिबान को ये भी अर्ज करें कि हजूर अपने पाकिस्तानी जो मुरीद हैं उनको हुक्म दें कि हमारे मामलात में जरा नजरसानी कर लें, तो हम काबल के अंदर जनाब क्या अमन कायम करेंगे? हमें तो पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो रहा। तो आप जरा जर्नैल साहब दिल छोटा ना कीजिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक ही जैसा मामला चल रहा है। राव आमिर साहब हैं कोयटा से फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं ये मुजीबुर रहमान साहब से ये पूछना चाहूंगा जी जी कि पहले गिलानी साहब भी चीन जाते रहे, उनको घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिलती। अब नवाज शरीफ साहब गए हैं चीन, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि वो दौरा अफोर्ड ही नहीं कर सकते और आप ये कह रहे हैं कि ये हालात सेट हो। आपके क्या बात है? खुदा ना खास्ता को ऐसे हालात कहाँ से आ गए मुल्क के कि दौरा अफोर्ड ना कर सके? फिर तो ये खुदकुशी कर लेनी चाहिए हमें। हाँ क्या रोटी नहीं खा रहे आप, हवा नहीं, सांस नहीं ले रहे? ये दौरे ज़रूरी हैं, ताल्लुकात ज़रूरी हैं, जाएंगे, कुछ मुआहदे होंगे, कुछ मंसूबे बनेंगे, कुछ हमारे काम आएंगे। हमें इस तरह की बहकी बातें नहीं करनी चाहिए। जी
इमरान साहब जी गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब ये मियाँ साहब की गवर्नमेंट आने के बाद महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हालात भी बहुत ज्यादा खराब हो गए। क्या बढ़ेगा? लोगों ने इतनी उम्मीद से वोट दिए थे, कुछ भी नहीं हो रहा। उम्मीद कायम रखें, अल्लाह ताला से दुआ करें और मियाँ साहब जो हैं और कियानी साहब जो हैं और इमरान खान साहब हैं उनको कहें कल मिलकर बैठें और कोई स्कीम बनाएं, कोई मनसूबा बनाएं, कुछ खाका बनाएं और आगे चलें। शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अच्छी उम्मीदों के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।